ह्यूमन में कितना जोड़ा क्रोमोजोम है बताएंगे? मनुष्य में 23 जोड़ा क्रोमोजोम है, ठीक है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि 46 क्या होता है, क्रोमोजोम होता है। तो इसमें क्या होता होगा, 23 जोड़ा क्रोमोजोम है तो क्या होगा, पहला जोड़ा होगा क्रोमोजोम, इसी प्रकार से दूसरा जोड़ा क्रोमोजोम होगा, तीसरा जोड़ा होगा, चौथा जोड़ा होगा, इसी प्रकार से आगे चलते चलेंगे तो 21वां जोड़ा, 22वां जोड़ा, फिर 23वां जोड़ा क्रोमोजोम आता होगा। एक में दो जोड़ा, एक में इस प्रकार से होता होगा पहला जोड़ा, फिर क्या होता होगा दूसरा जोड़ा, फिर यहाँ पर क्या होता होगा तीसरा जोड़ा, फिर यहाँ पर क्या होता होगा चौथा जोड़ा, इसी प्रकार से यहाँ पे पांचवा जोड़ा, यहाँ पे छठा, ये इस प्रकार से 22वां, इस प्रकार से 23वां जोड़ा, ऐसा ही क्रोमोजोम रहता होगा क्या। इसी प्रकार से 23 दूना क्या होता होगा, 46 क्रोमोजोम रहता होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यह जो 21वां जोड़ा क्रोमोजोम देख रहे हैं, इसमें एक क्रोमोजोम बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इस 21वें जोड़े क्रोमोजोम में क्या होता है कि एक क्रोमोजोम बढ़ जाता है, स्टक हो गया, वेट, इसमें एक क्रोमोजोम बढ़ जाता है। तो क्या हो जाएगा, टोटल क्रोमोजोम पहले कितना था 46, एक क्रोमोजोम बढ़ गया तो अब कितना हो गया 47 हो गया। तो पहला तो क्वेश्चन आपको यहीं से बन गया कि डाउन सिंड्रोम में जो है वो कितना क्रोमोजोम होता है। अब आपको दे देगा 47, ठीक है, या 24 जोड़ा करके दे देगा। तो याद रखिएगा 24 जोड़ा तो खैर गलत हो जाएगा। तो पूछेगा जिस व्यक्ति को डाउन सिंड्रोम होता है उसमें क्रोमोजोम का संख्या कितना होता है। तो क्रोमोजोम का संख्या कितना होता है, 47 क्रोमोजोम होता है। 47 क्या होता है, क्रोमोजोम होता है। तो ये याद रहेगा कि कैसे व्यक्ति में क्रोमोजोम होगा, मतलब डाउन सिंड्रोम होगा, ये याद रहेगा। कैसे व्यक्ति में होगा, जिसमें क्रोमोजोम का संख्या कितना हो जाए 47। और क्या कौन से नंबर के क्रोमोजोम में बढ़ जाएगा, कौन से नंबर का क्रोमोजोम बढ़ेगा। तो 21वां पेयर में। तो यह किसके कारण होता है, तो यह होता है आपको ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ क्रोमोजोम। तो पहला लिखिए क्रोमोजोम के संख्या में वृद्धि के कारण, क्रोमोजोम के संख्या में वृद्धि के कारण, क्रोमोजोम के संख्या में वृद्धि के कारण पहला। दूसरा कौन सा, तो 21वां जोड़ा के क्रोमोजोम में 21st पेयर क्रोमोजोम, 21st पेयर क्रोमोजोम, 21वां जोड़ा, क्या बोलेंगे 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में, 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में जो है बदलाव हो जाएगा, जिसके कारण तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितना हो जाएगा, गुणसूत्रों का संख्या कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, गुणसूत्रों का संख्या कितना हो जाएगा, तो गुणसूत्रों का संख्या हो जाएगा 47, 47। तो पूछ देगा कितना गुणसूत्र हो जाएगा 47। तो तीन तरीके से प्रश्न बना देगा कि जिसको डाउन सिंड्रोम होता है उसमें निम्नलिखित में से क्या बढ़ जाता है, तो क्रोमोजोम का संख्या बढ़ जाता है। कौन से पेयर का क्रोमोजोम बढ़ जाता है, तो 21वां पेयर का क्रोमोजोम बढ़ जाता है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितना हो जाता है, तो 47 हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। अब अगर किसी व्यक्ति को डाउन सिंड्रोम है तो उसमें क्या लक्षण आएगा, तो समय से पहले ही बूढ़ा दिखने लगेगा, ठीक है। तो जैसे हमको देख के भी लग रहा होगा आपको कि समय से पहले बुढ़ापा आ गया, हालांकि हमको डाउन सिंड्रोम नहीं है। उसी प्रकार से डाउन सिंड्रोम में क्या होगा कि समय से पहले व्यक्ति कैसा दिखने लगता है, बूढ़ा दिखने लगता है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको कि प्रभावित व्यक्ति समय से पहले बूढ़ा दिखता है। हमको याद कर लीजिएगा एग्जाम में,
प्रभावित व्यक्ति समय से पहले बूढ़ा दिखता है, समय से पहले बूढ़ा दिखता है, ठीक है, बूढ़ा दिखता है। ये हमारा क्या हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, ठीक है। डाउन सिंड्रोम बड़ा रेयर है, अगर ये नवजात शिशु सब में जल्दी होता है, ठीक है। 700 बच्चा जन्म लेगा, उसमें से 1-2 बच्चा में क्या होता है, इस प्रकार से होता है। अब देख के कैसे पकड़िएगा, देख कैसे पकड़िएगा कि इस व्यक्ति को या इस बच्चा को डाउन सिंड्रोम है, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम वाला व्यक्ति का क्या होता है, छोटा कद होता है, शॉर्ट हाइट का होगा, देखने में क्या होगा, छोटा कद, यानी कि जितना उम्र रहेगा उससे थोड़ा क्या होगा, कम का दिखेगा, शॉर्ट हाइट होता है, छोटा कद वाला दिखेगा। इसके अलावा क्या हो जाएगा, मंद बुद्धि होता है, मंद बुद्धि वाला होगा, ठीक है। रिटार्डेड या मेंटली रिटार्डेड कह सकते हैं, मंद बुद्धि का होता है, मेंटली क्या होगा, रिटार्डेड होता है, ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए 2 के जगह 3 जो क्रोमोजोम आया है, 2 के जगह 3 क्रोमोजोम आया, एक और क्वेश्चन पूछ देगा, तो इस 3 क्रोमोजोम को क्या कहेंगे, यहां जो 2 की जगह 3 क्रोमोजोम आ गया है बाबू, इसको ट्राइसोनिक कहा जाता है। तो पैनासोनिक नाम सुने होंगे, लेकिन ट्राई मतलब क्या याद रखिएगा, 3। अगर यह भी क्वेश्चन दे दे कि 3 जो क्रोमोजोम आ जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको ट्राइसोमिक के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा, इसमें क्या होता है, कद छोटा होता है, मंद बुद्धि का होता है, ठीक है। इसके अलावा त्वचा सब जो होता है वह क्या होता है, मोटा हो जाता है, मोटा त्वचा होगा, मोटा त्वचा होता है, थिक स्किन होगा। तो देखने में मंगोल टाइप का दिखेगा, देखने में कैसा लगेगा, मंगोल सब जैसा होता था ना, उस पर चंगेज खान सब जो था, इसी तरह का दिखता है। इसलिए इस बीमारी को, डाउन सिंड्रोम को मंगोल सिंड्रोम भी कहते हैं, डाउन से सिंड्रोम को मंगोल सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। तो पूछ देगा निम्नलिखित में से किस बीमारी को मंगोल सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, तो डाउन सिंड्रोम को हम लोग किस नाम से जानते हैं, मंगोल सिंड्रोम के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक समझने में। एक चीज और जान लेंगे है मंदबुद्धि भाई, पढ़ाई के अलावा कुछ याद ही नहीं रहता। इसके अलावा एक चीज और जानिएगा, ये किस प्रकार के बच्चे में होगा, तो वैसी महिला जिसका उम्र 30 साल से अधिक है, अगर उनसे बच्चा उत्पन्न होता है ना, तो ज्यादा चांस होता है उसके बच्चा में क्या होगा, डाउन सिंड्रोम होने का खतरा होता है। इसलिए देखिएगा बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं कि टाइम पे शादी कर लेनी चाहिए, ठीक है, लेकिन बीपीएससी के चक्कर में टाइम से शादी हो किसी का, तो होता ही नहीं है, तो बच्चा जो होता है डाउन सिंड्रोम वाला हो जाएगा। तो अगर ज्यादा थोड़ा भीतर जाए और पूछे किस प्रकार के महिलाओं के संतान में होगा, तो सामान्यतः रिसर्च से पता चला कि 30 साल से जो ज्यादा है उन महिलाओं के जो बच्चे होंगे उसमें क्या होगा, डाउन सिंड्रोम। लगता है मेरा बच्चा भी ऐसा ही निकलेगा, लगता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है समझने में, तो उम्मीद करते हैं डाउन सिंड्रोम समझ गए होंगे, डाउन सिंड्रोम समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 समझ गए, हीमोफीलिया समझ गए, दूसरा हम लोग क्या समझ गए, डाउन सिंड्रोम समझ गए। अब तीसरा आते हैं, तीसरा आता है मिनीमाटा डिजीज, मिनीमाटा रोग, मिनीमाटा, ये तो आप सभी को पता होगा, इस खूब पूछता है इसे बीपीएससी, मिनीमाटा रोग बतलाइए तो। अब मिनी मतलब छोटा, माता मतलब माता नहीं समझ जाइएगा कि छोटी माता वाला बीमारी, मिनीमाटा व्याधि, मिनीमाटा व्याधि बताइए तो ये किसके कारण होता है, ये तो पता होगा आप सभी को। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद बबलू जी।
मिनीमाटा रोग, हाँ ठीक है, किसके कारण होता है? एम से मिनीमाटा याद रखिएगा और एम से मरकरी याद रखिएगा। मरकरी जिसको पारा कहते हैं। तो शरीर में अगर हमारे शरीर में या आपके शरीर में मरकरी का मात्रा ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? मिनीमाटा रोग होगा। तो एग्जाम में कैसे याद रखिएगा? एम से मरकरी और एम से मिनीमाटा। ठीक है। अब ये मिनीमाटा रोग होता क्या है? तो कुछ मछलियां जो है वो क्या करती है, मरकरी का ज्यादा सेवन कर लेते हैं, उसके शरीर में मरकरी ज्यादा होता है। अब वो पॉइजनस हम लोग मछली खाते हैं तो जिसके कारण हम लोग के शरीर में भी अचानक से मरकरी बढ़ जाता है और हम लोग में मिनीमाटा रोग हो जाता है। तो मौत से मछली, मौत से मरकरी और मौत से मिनीमाटा रोग। यानी कि मछली जो जिसमें मरकरी ज्यादा है उसके खाने से हम लोग को क्या होता है? मिनीमाटा रोग होता है। इसको सबसे पहले कब देखा गया, किस देश में? तो जापान में। जापान में वहां पर क्या है, सब लोग क्या किए, वही कंटामिनेटेड फिश खाए, वही संदूषित मछली खाए जिसमें मरकरी था, जिसके कारण क्या हुआ? मिनीमाटा रोग हो गया। और यह किस चीज को प्रभावित करता है? तो आपको न्यूरल जो है, नर्व्स जो है, इसको प्रभावित करता है, जिसके कारण आपका मानसिक असंतुलन हो जाएगा, ज्यादा क्लियर नहीं दिखेगा, धुंधला दिखेगा, बहरापन आ जाएगा, क्योंकि आपको नर्व को ही प्रभावित कर दे रहा है। तो इसलिए मछली भी खाइए तो भाई सोच समझ के खाया कीजिए। तो मिनीमाटा रोग जो है यह किसके कारण होता है? तो पारा की अधिकता के कारण, मरकरी की अधिकता के कारण, मरकरी के अधिकता के कारण, अपने हिसाब से, चूंकि हम लोग को सिर्फ याद रखना है, अभी तो कोई भी भाषा में लिख ले, मरकरी की अधिकता के कारण। ठीक है। ये किसके कारण हुआ? मरकरी क्या हुआ? तो मछली खाने से हुआ जो मरकरी से संक्रमित थी। तो मरकरी से इन्फेक्टेड, मछली के खाने से, मरकरी से संक्रमित या इन्फेक्टेड मछली के खाने से, मछली के खाने से कौन सा रोग हुआ? मिनीमाटा रोग हुआ। ठीक है। इसमें क्या होगा? मौ से मछली, मौ से मरकरी, मौ से मंद बुद्धि याद रखेंगे, मानसिक। तो यहाँ पे मानसिक असंतुलन हो जाता है, मानसिक असंतुलन होगा, मेंटल इम्बैलेंस जिसको कहते हैं, मानसिक असंतुलन, मेंटल इम्बैलेंस। क्या मेंटल इम्बैलेंस क्या है? हम डिजीज शुरू किए हैं पढ़ाना, अब बीच में सीधे हम शुरू कर दे कि बाबर जो है मरकरी खा के बीमार पड़ गया, बाबर पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा, इब्राहिम लोदी को क्या किया? हरा दिया। जल्दी जल्दी कैसे बताएंगे भाई, लिख कर ही बताएंगे। तो अब क्या होगा? ये मानसिक असंतुलन हुआ कि भाई हम पढ़ा रहे हैं मिनीमाटा रोग, सीधे बीच में कहां पर घुस गए? बाबर में घुस गए। इसके अलावा बहरापन आता है, बहरापन, अंधापन, ये सब आ जाएगा। बहरापन, अंधापन, ये सब मिनीमाटा रोग से। तो हम 3 बीमारी देख लिए कि हीमोफीलिया देख लिए, दूसरा मिनीमाटा रोग देख लिए, तीसरा डाउन सिंड्रोम हम लोग क्या किए? देख लिए। अब अगला जो बीमारी होता है जो बहुत पूछता है वो है इटाई इटाई। बताइए तो इटाई इटाई किसके कारण होता है? इटाई इटाई रोग बतलाएंगे? याद है? कैल्शियम की कमी से तो हड्डी कमजोर हो जाएगा। बेरी बेरी सब तो इजी है बाबू, ये सब तो इजी है, स्कर्वी, बेरी बेरी, रतौंधी, क्या तो जो आप लोग के पहुंच में हो तो याद ही है आप लोग को, जो आपके पहुंच से बाहर है वो हम बता दे रहे, नहीं समझे? देखिए क्या है, अब याद रखिएगा, जो इटाई इटाई रोग है वो किसके कारण होता है? तो कैडमियम के कारण। अगर मरकरी आपके शरीर में ज्यादा चला जाए तो मिनीमाटा,
कैडमियम आपके शरीर में ज्यादा चला जाए तो क्या होता है, इटाई इटाई रोग हो जाता है। अगर इटाई इटाई अगर आपको है तो हड्डी में, जोड़ में, यानी कि आपका जो जोड़ वाला ज्वाइंट्स है वहां पे बहुत ज्यादा क्या होगा, वो तो शायद होगा भी, तो नॉर्मल है। विटामिन सबका हम लास्ट में रिवीजन करवा देंगे, ठीक है, इसी क्रम में याद करवा देंगे सारा, बट वो सब इजी है। बेरी बेरी स्कर्वी सब तो बचपन से ही पढ़ रहे हैं, ये आता भी नहीं है, बहुत कम ही आता है। हाँ आएगा क्या, केमिकल नेम, विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या है, तो वो सब हम खुद बता देंगे। जहां जहां लगेगा ना कि ये सब आता है तो हम बतलाते चले, जैसे ये सब आता है तो बता रहे हैं। उसमें से आप वही पूछेगा रासायनिक नाम सब, B1 का क्या है, B2 का क्या है, B3 का क्या, तो सब डिजीज में ही कवर कर देंगे। यही जो सीरीज है ना इसी में कवर कर देंगे। तो अब देखिए क्या है, इटाई इटाई किससे याद रखेंगे आपको, या कैडमियम से। इटाई इटाई किसके कारण होता है, कैडमियम कंटेमिनेशन, कैडमियम के संदूषण से। ये किसके कारण होता है, कैडमियम प्रदूषण से, कैडमियम प्रदूषण से। तो एग्जाम में इसको क्या या कैसे याद रखेंगे, तो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो दिमाग का आईसी उड़ जाएगा। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़े रहेंगे तो दिमाग का आईसी उड़ जाएगा। तो आई से क्या याद रखिएगा, इटाई, और सी से चटाई नहीं याद रख लीजिएगा, सी से क्या याद रखिएगा, कैडमियम। तो भारी क्वेश्चन देख के दिमाग का आईसी फ्यूज होने लगता है लोगों का, तो आई से इटाई याद रखिएगा और सी से क्या याद रखिएगा, कैडमियम। इन्हें के एग्जाम में जाके आई से इटाई और सी से चटाई याद करने लगे तो पता चला भूल गए। तो कैडमियम से होता है। इसमें बोन में, अस्थि में आपको क्या होगा, दर्द होगा, ज्वाइंट पेन होगा। इसमें क्या होता है, ज्वाइंट पेन, जोड़ों में दर्द होगा, ज्वाइंट पेन, जोड़ों में दर्द, जोड़ों में दर्द होता है। पेन इन बोन, अस्थि में दर्द, पेन इन बोन, अस्थि में दर्द, अस्थि में दर्द, ये सब किसका लक्षण है, इटाई इटाई का। इसके अलावा देखिएगा कि अगर कैडमियम का अत्यधिक मात्रा हो जाए, एक्सेसिव अमाउंट हो जाए, तो कैंसर भी ले आएगा। अगर कैडमियम का बहुत ज्यादा आप मात्रा ले लेते हैं, अत्यधिक मात्रा ले लेते हैं शरीर में, तो ये कैंसर भी उत्पन्न कर देता है। अत्यधिक मात्रा होने के कारण ये कैंसर भी उत्पन्न कर सकता है। हालांकि अभी ये शोध का विषय है, बट साइंटिस्ट का आया है कि इससे कैंसर भी, हाँ किडनी भी अफेक्ट, जो भी हेवी मेटल्स लीजिएगा ना उससे आपको किडनी अफेक्टेड होगा ही होगा, ठीक है, ये समझ गए। अब आते हैं जो इस बार TRE 3 में पूछा था, यह है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम तो एकदम पता है, नाइट्रेट के संदूषण से होता है, नाइट्रेट के कारण, नाइट्रेट में भी देखिएगा फंसाएगा, कभी कभी ऐसे भी दे देगा NO3-, एक बार तो एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया था NO2- के संदूषण से, NO3- के संदूषण से। अब बच्चा रट के गया था नाइट्रेट, अब वो फंस गया कि भाई NO2 होगा कि NO3 होगा, तो ऐसे भी फंसा देगा। तो नाइट्रेट अगर वाटर में है, जल में है, जिसको आप पी रहे हैं, तो उसके कारण आपको क्या होगा, ब्लू बेबी क्या हो जाता है, सिंड्रोम हो जाता है। तो नाइट्रेट के संदूषण से क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ठीक है। इसके अलावा एक होता है, नीला हो गया, अब काला देख लेते हैं, ब्लैक फुट सिंड्रोम। ब्लैक फुट सिंड्रोम, ब्लैक फुट किसके कारण होगा, तो ये आर्सेनिक, ये किसके कारण होता, आर्सेनिक के कारण। लगातार आप आर्सेनिक के संपर्क में है तो आपका हाथ पैर सब, स्किन सब काला पड़ने लगेगा, ठीक है। तो वह क्या होता है, ब्लैक फुट आपका क्या हो जाता है, संदूषण हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, समझिए। तो हम क्या क्या बताएं, पहला बताएं मरकरी, आप लोग डिजीज खुद बताइए तो बिना देखे,
मरकरी के संदूषण से क्या होता है, तो अभी देखें मिनीमाटा, मरकरी के कंटामिनेशन से क्या होगा, मिनीमाटा। दूसरा हम बताएं कैडमियम, दूसरा हम बताएं कैडमियम, कैडमियम के संदूषण से आपका क्या होता है, इटाई, इटाई, कैडमियम के कंटेमिनेशन से इटाई, इटाई। तीसरा हम नाइट्रेट बताएं, नाइट्रेट के संदूषण से ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम। चौथा, अभी अगर लगातार आप आर्सेनिक के संपर्क में, लगातार आप आर्सेनिक के संपर्क में रहते हैं तो ब्लैक फुट डिजीज हो जाएगा, ब्लैक फुट डिजीज हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट है समझने में बाबू? यहां तक तो समझ गए होंगे। अब एक चीज और क्वेश्चन दे देता है कि अगर आपका हैंडपंप जो है वो कम गहराई पर गाड़ा हुआ, ये सब तो भाई आप लोग पढ़े हो, एट सब तो इजी है, जो आपके रीच में है वो हम नहीं बतला रहे, वो सब पढ़ाएंगे, सिफिल सब जो है वो पढ़ाएंगे, जो इजी है एड्स हो गया, बेरी बेरी, एस्कर्वी, वो सब नहीं पढ़ाएंगे, वो सब आप खुद भी देख लीजिएगा, क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बाद बाकी डीजी जितना पढ़ा रहे हैं पढ़ते चलिए, ठीक है, जिस क्रम में पढ़ा रहे हैं थोड़ा पेशेंस रखिएगा, तभी तो डायरेक्ट वहां तक कैसे पहुंच जाए। अब एक क्वेश्चन और पूछ देता है कि अगर आपका हैंडपंप जो है कम गहराई पर गाड़ा हुआ तो उससे कौन सा डिजीज नहीं होगा, ठीक है, कॉलरा नहीं होगा, या आपको क्या कहते हैं टाइफाइड नहीं होगा, जॉन्डिस नहीं होगा, ठीक, कौन सा नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि अगर आपका चापाकल कम गहराई पे गाड़ा हुआ है तो फ्लोरोसिस नहीं होगा, यानी कि फ्लोरीन से आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ्लोरीन बहुत गहराई में मिलता है। तो याद रखिएगा, एक चीज काफी महत्वपूर्ण है, याद रख लीजिएगा कि कम गहराई वाले चापाकल, कम गहराई वाले चापाकल, चापाकल हैंडपंप वाले हैंडपंप, हैंडपंप से फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस नहीं होता है, क्योंकि फ्लोरीन अत्यधिक गहराई पर होता है, तो कम गहराई वाली चापाकल से क्या क्या होगा, अगर गाढ़ा हुआ है तो आपको कॉलेरा हो सकता है, जिसको हैजा कहते हैं, कॉलेरा हो सकता है, हैजा हो जाएगा, आपको टाइफाइड हो सकता है, पटना सब में देखिएगा खूब टाइफाइड होता है, वहां के पानी से टाइफाइड हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है। तो दे देगा कि कम गहराई पर अगर चापाकल गाढ़ा हुआ है तो कौन कौन सा बीमारी हो जाएगा, तो तीन तो हम लोग जान गए, ठीक है, जॉन्डिस वही पीलिया रोग कहते हैं, हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, जॉन्डिस हो गया, लेकिन पूछ देगा कौन नहीं होगा, तो फ्लोरोसिस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो फ्लोरीन अधिक गहराई पे पाया जाता है, बहुत नीचे जाइएगा जमीन के अंदर तब पाया जाएगा, तो उससे आप क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप क्या कीजिए कि कम गहराई पर ही ये करने लगिए। अब ये तो आपको पता ही होगा कि आपका शरीर मसल बहुत ज्यादा थका हुआ है तो कौन सा एसिड पाया जाता है उसमें, मांसपेशी थका हुआ है, मस्कुलर टायर्डनेस, मांसपेशी अगर थका हुआ है तो किसके कारण थकावट होता है, मस्कुलर टायर्डनेस, मांसपेशी में थकावट जो होता है किसके कारण, ये कितनी दफा पढ़ाए भी होंगे, मांसपेशी में थकावट, तो मांसपेशी में थकावट किसके कारण होता है, ब्लड में क्या चीज मिल जाता है, लैक्टिक अम्ल, बतलाए थे आपके रक्त में लैक्टिक अम्ल बन जाता हो तो इसके कारण आपको थकावट महसूस होता है। बताए थे कभी कभी क्या होता है कि कंप्लीट ऑक्सीजन हम लोग को नहीं मिल पाता है,
जिसके कारण मांसपेशी में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। अच्छा, डिहाइड्रेशन में कौन सा एलिमेंट आपके शरीर से बाहर निकलता है या कौन सा कंपाउंड बाहर निकलता है ज्यादा? तो ये पता ही होगा, सोडियम क्लोराइड जो है वह क्या होता है, ज्यादा निकलता है। अच्छा, एक चीज बतलाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, ब्लू बेबी सिंड्रोम में ये भी याद रखिएगा, ठीक है, कि ब्लू बेबी सिंड्रोम फैलता कैसे है? ब्लू बेबी सिंड्रोम फैलता कैसे, बतला सकते हैं? आता है तो यस बताइए, नहीं तो नहीं नो बताइए। देखिए समझिए, ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में थोड़ा और जान ले, थोड़ा सा यहाँ और लिखा देते हैं ये सभी क्वेश्चन। देखिए ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए, बीपीएससी टीचर वाले में इस बार पूछा था, तो और थोड़ा डिटेल चले जाते हैं, ये हो सकता है पूछ दे, क्योंकि टीचर वाला में पूछा है तो थोड़ा घुमा घुमा के पूछ देगा। देखिए पहला तो बताएं कि नाइट्रेट के कंटेमिनेशन से, अगर आपके शरीर में नाइट्रेट चला जाता है पानी के माध्यम से, तो नाइट्रेट के कंटेमिनेशन से, नाइट्रेट के संदूषण से फैलता है। नाइट्रेट का फॉर्मूला एग्जाम में अगर बदमाशी करे ऑफ नाइट्रेट नहीं देकर दे तो NO3 माइनस करके क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। अब नाइट्रेट करता क्या है, तो नाइट्रेट हमारे शरीर में जाकर क्या करता है कि हीमोग्लोबिन से जाकर जुड़ जाता है, जिसके कारण क्या बना देता है, नाइट्रेट जो है ये हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है, हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर क्या बना देता है, मिथैमोग्लोबिन बना देता है। ये क्या बना देता है, मिथैमोग्लोबिन बना देता है। और जाहिर सी बात है कि हीमोग्लोबिन से ये जुड़ जाएगा तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से नहीं जुड़ पाएगा, तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में क्या होता है, कम जाने लगता है। और याद रखिएगा, अगर किसी पार्ट में लेस ऑक्सीजन होगा, कम ऑक्सीजन होगा, तो वो पार्ट नीला पड़ जाता है, वो पार्ट आपका क्या होता है, नीला पड़ जाता है। तो बच्चे का शरीर जो है वो कम ऑक्सीजन के कारण क्या होता है, नीला पड़ता है। इसलिए इस बीमारी को हम किस नाम से जानते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो समझ गए कि नाइट्रेट के संदूषण से क्या होता है, नाइट्रेट के कॉन्टेमिनेशन से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। अब बच्चा को कभी गोद लिए हैं, कौन कौन लिए हैं गोद? अगर जो लिए हैं यस लिखिए, जो नहीं लिए हैं नो लिखिए। बच्चे को गोद लिए हैं? नहीं लिए हैं कोई? गजब है आप लोग, लिए हैं। अब देखिए बच्चा जो है मुंह से बुलबुला निकालते रहता है, देखे मुंह से बबल निकालते रहता है, बुलबुला हवा फेंकता है मुंह से तो बुलबुला निकलते रहता है सेलाइवा का। तो क्या होता है कि उस सेलाइवा में अगर मान लीजिए किसी बच्चा को ब्लू बेबी सिंड्रोम है, तो जो बुलबुला निकलता है उस बुलबुला से आपके शरीर में या छोटे बच्चे के शरीर में फैल सकता है। तो चूंकि बबल के माध्यम से फैलता है इसलिए इसको बबल बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं, बबल बेबी सिंड्रोम। चूंकि जो संक्रमित बच्चे हैं उसके मुंह से जो बुलबुला निकलता है उससे ये फैल सकता है, तो इसको बबल बेबी सिंड्रोम के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। तो अगर ब्लू बेबी नहीं देकर बबल बेबी दे दे तब भी क्या होगा, सही हो जाएगा। अच्छा, एक पानी में आपको मरकरी का मात्रा ज्यादा और नाइट्रेट का मात्रा ज्यादा और वो पानी पी लिए, तो बताइए तो आपको कौन कौन सा डिजीज होगा? अगर किसी पानी में मरकरी ज्यादा हो और आपको नाइट्रेट ज्यादा हो तो बताइए आपको कौन कौन सा बीमारी होगा, जल्दी बतलाइए। मरकरी ज्यादा हो और नाइट्रेट ज्यादा हो तो कौन कौन बीमारी होगा, आवाज नहीं जा रही क्या? मरकरी ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, मिनीमाटा, और नाइट्रेट ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ऐसे भी दो दो करके फंसाएगा क्वेश्चन, तो आप लोग को क्या रखना है, ध्यान रखना है।
ठीक है, कि मरकरी ज्यादा होगा तब क्या होगा और नाइट्रेट ज्यादा होगा तब क्या होगा। ठीक है, अच्छा गठिया रोग में बताइए तो जोड़ पर क्या जमा हो जाता है, ये तो इजी क्वेश्चन। अर्थराइटिस किसी को है, गठिया रोग है, तो बताइए तो जोड़ पर क्या जमा हो जाता है। यूरिया, गठिया रोग बाबू, तो अर्थराइटिस में याद रखिएगा यूरिक अम्ल जमा हो जाता है। गठिया रोग जो है, ये तो बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। गठिया रोग जो है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्थराइटिस, अर्थराइटिस कहा जाता है। इस पे जोड़ में क्या चीज जमा हो जाता है, यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल जो है यह जमा हो जाता है। यूरिक अम्ल जो है यह जोड़ पर क्या होता है, जमा हो जाता है। अर्थराइटिस दो शब्द से मिलकर बना है। अर्थ, अर्थ मतलब होता है जोड़, अर्थ मतलब क्या होता है, जोड़, जिसको ज्वाइंट कहते हैं। आइटिस मतलब होता है पेन या जलन, आइटिस मतलब क्या होता है, जलन या पेन, दर्द। तो चूंकि जोड़ में दर्द होता है इसको क्या कहते हैं, अर्थराइटिस के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, अच्छा देखिएगा जो सेना का ट्रेनिंग होता है उसके पहले नॉक नी देखा जाता है, देखा जाता है कि घुटना एक दूसरे से सट नहीं रहा है, याद है, घुटना एक दूसरे से सटता ना हो, उसको नॉक नी कहते हैं। नॉक मतलब नी, ठीक है। इस नॉक नी में क्या होता है अभी जस्ट बतलाएं कि व्यक्ति अगर खड़ा होगा तो दोनों पैर का घुटना सट जाएगा। व्यक्ति यदि खड़ा होता है, यदि खड़ा होता है तो उसका दोनों घुटना आपस में सट जाता है, तो उसका दोनों घुटना आपस में सट जाता है। ये सेना सब में देखिएगा पहले इसी पर छांटता है, दारोगा सब में, फिर उसका दोनों घुटना, आप लोग भी खड़ा होकर एक बार चेक कर लीजिए, आपस में सट जाता है, आपस में सट जाता है, इसी को नॉकनी कहा जाता है। ये किसके कारण होता है, तो जो बताए थे फ्लोरीन के बारे में, तो फ्लोरीन संदूषण से, कंटामिनेशन ऑफ फ्लोरीन, ये किसके कारण होता है, फ्लोरीन कंटामिनेशन से। आप ऐसा पानी पीते हैं जिसमें फ्लोरीन का मात्रा ज्यादा है, बचपन में अगर पी लिए हुए हैं तो आपको क्या हो जाएगा, नॉकनी हो जाएगा। अब बताए थे फ्लोरीन कम गहराई पर नहीं मिलता है, कम गहराई पर नहीं मिलता है फ्लोरीन, यह भी हम बता चुके हैं। ठीक है, फ्लोरीन जो होता है वो ज्यादा गहराई पे मिलता है, तो अगर फ्लोरीन आप ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आपको नॉकनी हो जाएगा, तो अच्छी बात है। अगला याद रखिएगा सिलिकोसिस, सिलिकोसिस, सिलिकोसिस मतलब क्या होता है, सिलिका होता है। तो मान लीजिए कोई क्या हो रहा है कि फैक्ट्री में काम कर रहा है, ठीक है, शीशे की फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो शीशा का महीन कण हमेशा लगातार वो सांस लेते रहेगा। आज ना मास्क का कंसेप्ट आ गया, पहले तो मजदूर सब तो डायरेक्ट काम करते थे, तो शीशा के कारखाने में काम करने वाले मजदूर का जहाँ शीशा कटाई होता है वहां पे छोटा छोटा शीशा का कण उसके फेफड़े में जाते रहता है और फेफड़ा में जमा होने लगता है, जिसके कारण जो बीमारी होती है इसको क्या कहते हैं, सिलिकोसिस कहते हैं। तो ये पूछ देगा सिलिकोसिस किस अंग से संबंधित है, तो किस अंग से संबंधित है, तो ये फेफड़ा से संबंधित है। पहला हम लोग याद रखेंगे, इसमें क्या होगा, फेफड़ा में सिलिका का महीन कण जमा हो जाता है, फेफड़ा में शीशे का महीन कण जमा हो जाता है, इसे लिख लीजिए, शीशे का महीन कण जमा हो जाता है। तो अगर सिलिका का महीन कण जमा होगा तो उसको क्या कहा जाएगा, सिलिकोसिस के नाम से जाना जाता है। तो पूछ देगा कि सिलिकोसिस किस अंग का बीमारी है, तो फेफड़ा का। तो ये शीशा के फैक्ट्री में काम करता है, कोई एस्बेस्टस की फैक्ट्री में काम करता है तो इसको एस्बेस्टोसिस कहा जाता है। एस्बेस्टोसिस जो है यह भी किससे संबंधित है, कौन सा बीमारी है, फेफड़ा का बीमारी है।
ये एस्बेस्टस के कारखाना में काम करने वाले व्यक्ति। ये किस में होता है? एस्बेस्टस के कारखाना में काम करने वाले व्यक्ति, खाना में काम करने वाले व्यक्ति को होता है। इसी से ये सब छोटा छोटा महीन कण के कारण हम लोग क्या कर रहे हैं, बतला रहे हैं। इसी प्रकार से एक होता है हे फीवर, हे ज्वर। ये किसके कारण होता है? पराग कण चला जाए। ये भी फेफड़ा से ही, लंग से ही संबंधित है, लेकिन इसमें फेफड़ा में क्या चला जाए? पॉलन ग्रेन्स चला जाए, पराग कण चला जाए। देखिए कभी कभी जंगल वाले क्षेत्र में जाइएगा जहां पे पॉलन ग्रेन सब हवा में बिखरा हुआ, तो कभी कभी क्या होता है, नहीं वो सब तो बहुत अंदर से लेते हैं तो उतना भी दूर नहीं रहेगा, ठीक है। तो पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन सा फेफड़ा से संबंधित बीमारी, तो फेफड़ा से संबंधित बीमारी कौन है आपको समझ गए? सिलिकोसिस हो गया, एस्बेस्टोसिस हो गया, हे फीवर हो गया, ये सब आपको क्या है, आपको लंग्स से संबंधित क्या होता है, बीमारी होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या जान लिए। अब एक बार हम लोग सम अप करें, अगर मेटल्स या एलिमेंट्स की बात करें तो पहला हम मरकरी देख लिए। मरकरी के कारण क्या होता है बाबू, सब लोग आप ही लोग बताते चलिए जल्दी जल्दी। मरकरी के कारण मिनीमाटा डिजीज। दूसरा हम कैडमियम देखें, कैडमियम के कारण इटाई इटाई, कैडमियम के कारण इटाई इटाई। तीसरा हम नाइट्रेट के कारण देखें, नाइट्रेट के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम। चौथा हम नाइट्रेट के बाद आर्सेनिक देख लिए, आर्सेनिक के कारण ब्लू ब्लैक फुट डिजीज। इसके कारण क्या देख लिए, ब्लैक फुट डिजीज। फ्लोरीन के कारण, फ्लोरीन के संदूषण से देख ले तो बताए नॉक नी डिजीज। इसके कारण जो होता है वो नॉक नी डिजीज। इसके अलावा सिलिका के कारण सिलिकोसिस बता दी, सिलिकोसिस बता दी। इसके अलावा हम अगर आयोडीन के कारण, आप लोग बताइए, आयोडीन के कारण बताइए तो आप लोग। यही सब रहता है बाबू, ठीक है, यही सब पूछेगा। आयोडीन के कारण बहुत बढ़िया ग्वाइटर, घेंघा रोग। आयोडीन के कारण क्या हो जाएगा, घेंघा रोग, ठीक है। अब क्या होता है पोटासियम की कमी के कारण, यहीं पे अब लिख लेते हैं पोटासियम के कमी के कारण। पोटासियम अगर ज्यादा आ जाए, तो पोटासियम अगर ज्यादा होता है तो इसका किडनी डैमेज हो जाएगा, वृक्क क्षति हो जाएगा, किडनी डैमेज हो जाएगा। इसके साथ साथ मस्कुलर पैरालिसिस, ये पेशीय लकवा जिसको कहते हैं वो भी हो सकता है। कोई एक मांसी काम करना बंद कर देगा, मस्कुलर पैरालिसिस, मस्कुलर पैरालिसिस यानी कि वृक्क क्षति हो जाएगा, वृक्क क्षति एवं पेशीय लकवा, पेशीय लकवा। ये किसके कारण होता है, पोटासियम के कारण होता है। तो उम्मीद करते हैं यहां तक समझ गए होंगे। समझ में आया? अच्छा अब थोड़ा सा और फंसाते हैं, फ्लोरीन पे आते हैं।
फ्लोरीन का अगर अधिकता हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो कौन सा बीमारी होता है? फ्लोरीन अगर अधिक मात्रा में, तो अभी जस्ट बतलाएं कि नॉकनी डिजीज। लेकिन फ्लोरीन अगर बहुत कम मिले, कहा जाता है किसी का अत्यधिक भी खराब है और कम भी खराब है, तो अगर बहुत कम मिले तो इससे आपको दंत क्षय होने लगेगा, टूथ डीके, क्योंकि फ्लोरीन दांत को क्या करता है, मजबूत भी बनाता है। तो दे देगा निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत क्षय होता है, दांत कमजोर होता है? तो याद कीजिए कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन, ये सब क्या होता है आपको दांत के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। तो अगर आप फ्लोरीन जो है बहुत कम मात्रा में लेते हैं तो क्या हो जाएगा, टूथ डीके हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत? लेकिन अगर लगातार लेते हैं, अगर हमेशा फ्लोरीन युक्त पानी पीते हैं, अगर हमेशा फ्लोरीन युक्त पानी पीते हैं जिसके कारण आपको अधिक मात्रा में फ्लोरीन मिल रहा है, ठीक है, तब आपका दांत में चित्ती मार देगा, पीला पीला जो दांत हो जाता है, ये याद है? ठीक है, तो दांत जो है वो चित्तीदार हो जाएगा, पैची, दांत का चित्तीदार होना, पैची टीथ हो जाएगा। दांत जो पीला पड़ जाता है लगातार, देखिएगा वो किसके कारण हो जाएगा, फ्लोरीन के कारण। इसलिए कहते हैं बीमारी पड़ेगा तो लगेगा सब बीमारी हम ही को है। अब पानी में पीजिएगा तो टेंशन होगा, कम गहराई वाला पीजिएगा तो कॉलरा हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, ज्यादा गहराई वाला पीजिएगा तो नॉकनी हो जाएगा, बीच वाला पीजिएगा लेकिन लगातार पीजिएगा तो दांत चित्तीदार हो जाएगा, है ना? तो अब दे देगा कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कम मात्रा में पाया जाए तो दांत क्षय हो जाएगा, दांत टूटेगा, और ज्यादा मात्रा में ले लीजिए तो दांत चित्तीदार हो जाएगा, पैची हो जाएगा, तो वह कौन हो जाएगा आपको, फ्लोरीन हो जाएगा। समझ में आया कि कोई दिक्कत है यहां तक समझने में? अच्छा, एक चीज तो हम लोग का छूट गया भाई, क्या छूटा? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आयोडीन। आयोडीन तो हो गया आयरन, लोहा की कमी से, लोहा के कमी से हमारे शरीर में क्या हो जाएगा, हम लोग पढ़े थे एनीमिया। तो सारा हम लोग एलिमेंट्स देख रहे हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स, एनीमिया। टीडीएस मापा जाता है हसन जी, आप लोग के यहाँ होगा, आपका प्यूरिफायर होगा ना, वाटर प्यूरिफायर, तो उसमें टीडीएस मेजर किया जाता है, देखे होंगे। टीडीएस क्या होता है, टोटल डिजॉल्व सॉल्यूट, कि उसमें सॉल्यूट कितना मिला हुआ, तो यही सब बताता है, वही सब क्वालिटी मेजर करता है। तो समझ गए, आयरन के कारण आपकी कमी से आपका क्या हो जाता है, तो आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। ठीक है, हाँ अभी तो ठंड है, अभी तो खैर पानी उबाल के पीजिए, पीना भी चाहिए, बट एकदम एक्सट्रीम जो गर्मी होगा उसमें तो फिर मुश्किल है पीना। ठीक है, तो पता चला फ्लोरीन से बच गए, गर्म पानी से ही मर जाइएगा। अभी ठंड है तो अभी चलिए पी सकते हैं, अच्छी बात है। ये समझ में आया? चलिए, तो एनीमिया भी समझ गए। तो यहां तक हम लोग क्या है, समझ गया है कि जो मेटल से होता है, धातु से होता है। अब देखते हैं हम लोग कुछ रेडियो एक्टिव, ये तो नॉर्मल मेटल्स हो गया। अब हम लोग कुछ देख लेते हैं रेडियो आइसोटोप, इससे क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो आइसोटोप्स, इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, कभी कभी कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट को हमारे शरीर में डाला जाता है या उसका उपयोग किया जाता है ताकि कुछ बीमारी का पता चल सके। जैसे आप जैसे देखिएगा कि हमारा जो वेसल है, ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाए तो कौन सा एलिमेंट यूज किया जाता है पकड़ने के लिए? तो देखिए जैसे क्या होता है कि यह ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल है और यहाँ पर ब्लॉकेज आ जाए, यहाँ पे मान लीजिए ऑब्स्टैकल आ गया, तो अब तो भाई ब्लड वेसल में कहां पर, उतना सारा ब्लड वेसल है हमारे शरीर में, ठीक है, तो फिर कैसे पता चलेगा कि भाई कहाँ पे ब्लॉकेज है, क्या है?
अब एक एक ब्लड वेसल को तो आप देख नहीं सकते हैं। तो जनरली सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11 और एटॉमिक मास कितना होता है 23। तो ये जनरल सोडियम है, सामान्य सोडियम जो होता है उसका एटॉम मास नंबर कितना होता है 23। लेकिन रेडियो एक्टिव सोडियम का क्या होगा, एटॉमिक नंबर तो 11 ही रहेगा लेकिन मास नंबर 24 हो जाएगा। तो इस सोडियम को हम लोग क्या करते हैं, ब्लड में डाल देते हैं सोडियम क्लोराइड के रूप में। NaCl जो लिखते हैं ना, तो NaCl में यहाँ पर कौन वाला सोडियम ले लेते हैं, 24 वाला सोडियम ले लेते हैं। इस नमक को हम लोग कहाँ पर डाल देते हैं, ब्लड में डाल देते हैं। तो अब देखिएगा बाबू क्या होता है, रेडियो एक्टिव का काम है कि रेडिएशन निकालता है, या तो अल्फा निकालेगा या तो बीटा निकालेगा या तो गामा निकालेगा। तो जहां जहां से NaCl गुजरते चलेगा ना, उसका रेडिएशन आपको मॉनिटर पर दिखते चलेगा। इस प्रकार से दिखते रहेगा कि कैसे कैसे बढ़ रहा है। अब जहां पे रुक गया वहीं पर एक ही जगह रुका हुआ है तो समझ जाएगा कि वहां पर क्या है, ब्लॉकेज है। जैसे DRM ऑफिस सब में क्या होता है ना, ट्रेन डॉट से दिखते रहता है, ऐसे ट्रेन बढ़ते रहता है तो आपको पता चलेगा ट्रेन बढ़ रही है। लेकिन जहां पे एक ही जगह पर ब्लिंक करने लगेगा हम लोग समझ जाएंगे इस जंक्शन पे ट्रेन रुकी हुई है। उसी प्रकार से सोडियम का आइसोटोप हम लोग ब्लड में डाल देते हैं और जहां पे ये सोडियम आइसोटोप रुक जाता है हम समझ जाते हैं वहीं पर ब्लॉकेज है। तो आपसे सवाल दे देगा कि ब्लड वेसल में जो ब्लॉकेज है उसको जानने के लिए हम लोग किसके तत्व, कौन से तत्व का उपयोग करते हैं, तो सोडियम का हम लोग उपयोग करते हैं। बीपीएससी कई दफा पूछे है और बहुत सारा बच्चा क्या करता है, पोटासियम लगा के आ जाता है। तो हम पहला तो रेडियो आइसोटोप में किसका लिख लेंगे, सोडियम का, Na24 समझे ना, इसका मास नंबर कितना होगा 24। इसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लॉकेज का पता लगाने के लिए, टू डिटेक्ट ब्लॉकेज इन सर्कुलेटरी सिस्टम, टू डिटेक्ट ब्लॉकेज इन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि परिसंचरण तंत्र में बाधा का पता लगाने के लिए। ठीक, परिसंचरण तंत्र में बाधा का पता लगाने के लिए, किसका उपयोग किया जाता है, Na24 का उपयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा होता है फास्फोरस 32, पी से फास्फोरस P2032, काफी महत्वपूर्ण है। ये ब्लड कैंसर का पता लगाने के लिए, ये किसका पता लगाने के लिए, ब्लड कैंसर का। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया भी कहते हैं। ब्लड कैंसर को किस नाम से जानते हैं, ल्यूकेमिया के नाम से भी जानते हैं। तो कई दफा क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किस आइसोटोप का उपयोग हम लोग ब्लड कैंसर का पता लगाने के लिए करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ल्यूकेमिया हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। अब इसके अलावा हम लोग आयोडीन 132 का, ये सब 132 नहीं देगा, लेकिन हालांकि बीपीएससी इस बार बोली है कि थोड़ा परेशान करेंगे, तो पहले देता था सीधे आयोडीन या सोडियम या फास्फोरस, अगर थोड़ा परेशान करेगा तो दे देगा आयोडीन 131, आयोडीन 132, इस प्रकार से फंसाएगा। तो जाहिर सी बात है आयोडीन है तो अपना लॉजिक लगाइए किससे संबंधित होगा, थायराइड ग्रंथि में कोई डिफेक्ट है कि नहीं, थायराइड ग्रंथि के एक्टिविटी के लिए किसका उपयोग करते हैं, आयोडीन का। तो ये किसके बारे में जानने के लिए होता है कि अगर थायराइड ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम है तो थायराइड ग्लैंड में क्या डाला जाएगा, आयोडीन डाला जाएगा, उसके बाद जांचा जाएगा कि क्या। तो पूछ देगा कि कहीं ब्लॉकेज है या नहीं, उसके बारे में आपको जानना है तो सोडियम से करेंगे। ब्लड कैंसर के बारे में किससे पता लगेगा, फास्फोरस से पता लगेगा। फिर थायराइड ग्लैंड में डिफेक्ट है कहां पर, उसको पता लगाने के लिए आयोडीन का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से लोहा का, बहुत कुछ तो याद ऐसा ही हो जाएगा, लोहा का बाबू आयरन का, सीधे आयरन दे देगा और नहीं तो आयरन का आइसोटोप दे देगा 59। तो आयरन जहां है तो आयरन किससे संबंधित है, एनीमिया से संबंधित है, तो एनीमिया का पता लगाने के लिए आपको आयरन का दे देगा। ठीक है, कोबाल्ट 60 काफी दफा पूछा है, कोबाल्ट 60 तो याद होगा, बताइए तो क्या है, कोबाल्ट 60 का कहां उपयोग करते हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, जो हम लोग रेडियोथेरेपी करते हैं ना जो कैंसर में,
रेडिएशन जो डालते हैं वो कैंसरस ये इस पे ट्यूमर पे, उसको तोड़ने के लिए उसमें कोबाल्ट 60 से ही रेडिएशन निकाला जाता है। तो कोबाल्ट 60 किसका उपयोग किया जाता है? ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के उपचार के लिए हम लोग कोबाल्ट 60 का उपयोग करते हैं। एक क्वेश्चन और पूछता है कि कोबाल्ट 60 कौन सा विकिरण निकालता है? तो कोबाल्ट 60 कौन सा विकिरण निकालता है? गामा विकिरण, गामा रेडिएशन जो है वह किसके द्वारा निकाला जाता है? कोबाल्ट 60 के द्वारा। ठीक है। अच्छा, एक थोड़ा सा आसान पूछते हैं, C14 कार्बन 14, तो रेडियो कार्बन डेटिंग जानते होंगे, ये थोड़ा डिजीज से अलग बतला देते हैं। किसी फॉसिल्स का, जीवाश्म का अगर आपको आयु जानना है तो किसका उपयोग करते हैं? कार्बन का। याद रखिएगा, इसमें भी याद रखिएगा कि अगर फॉसिल्स कोई है, ऑर्गेनिक पेड़ पौधा से बना हुआ कोई चीज है, उसका आयु निकालना है तो कार्बन डेटिंग का उपयोग करते हैं। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? कार्बन डेटिंग। लेकिन कोई स्मारक है कि लाल किला कितना दिन पहले बना, या क्या कहते हैं, कोई मंदिर कितना दिन पहले बना, मस्जिद कितना दिन पहले बना, तो उसके लिए हम लोग यूरेनियम डेटिंग का उपयोग करते हैं। ये भी क्वेश्चन देता है, कोई पत्थर उत्थर से चीज बना हुआ है तो यूरेनियम डेटिंग का उपयोग किस चीज के लिए किया जाता है? स्मारक के बारे में जानने के लिए। तो याद रखिए, कोई फॉसिल्स है, जैसे कोई जानवर मिला, जानवर मिला तो उसका कार्बन डेटिंग से करेंगे। लेकिन अगर कोई पत्थर से बना हुआ चीज है जो नॉन ऑर्गेनिक है, उसका अगर करना है तो हम लोग किसका उपयोग करेंगे? यूरेनियम डेटिंग का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो ये दो अंतर हम लोग याद रखेंगे। जैसे दे देगा कि ताजमहल का हमको आयु निकालना है तो किसका उपयोग करेंगे? तो बहुत बच्चा बचपन से ही आयु निकालने के लिए कार्बन डेटिंग पढ़े रहता है। ठीक है, तो कार्बन डेटिंग ही बोल देता है। तो क्या होगा वहां पे? यूरेनियम डेटिंग हो जाएगा। ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो है आपका ब्लड कैंसर में किसका संख्या बढ़ जाता है? तो WBC का संख्या बढ़ता है। लोग RBC समझ जाते हैं, ब्लड कैंसर अगर हो जाएगा ना तो WBC का संख्या क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ये तो ऐसे भी याद रहेगा। कैसे याद रखेंगे कि भाई ब्लड में ब्लॉकेज है, कैसे पता चलेगा? तो भाई नमक तो रहेगा ही, खून में नमक ही डालेंगे, तो सोडियम से हम लोग ब्लड का ब्लॉकेज याद करेंगे। फॉस्फोरस जो है वो ब्लड कैंसर के लिए हम लोग क्या करेंगे? यूज किया जाता है। आयोडीन है तो आयोडीन थायराइड ग्लैंड याद ही रहेगा। आयरन है तो उससे एनीमिया हम लोग को याद आ जाएगा। कोबाल्ट 60 तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन कोबाल्ट 60 कौन सा रेडिएशन निकालता है? तो गामा रेडिएशन। एक क्वेश्चन और पूछ देता है बाबू कि कौन सा ऐसा तत्व है जिससे रेडिएशन कम मात्रा में निकले तो हम लोग के लिए फायदा है, ज्यादा मात्रा में निकले तो हानि है? तो कोबाल्ट 60 है। कम मात्रा में निकलेगा तो उसे कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा रेडिएशन आपके शरीर पे पड़ जाए तो और आपके सेल को मारने लग जाएगा, तो उसमें हम लोग क्या रखेंगे? कोबाल्ट 60। अच्छा बताइए, आंतरिक अंग को देखने के लिए कौन सा उपयोग करते हैं, किस रेडिएशन का? तो एक्सरे। एक्सरे का काम क्या होता है? इंटरनल ऑर्गन जांच करने के लिए। इंटरनल ऑर्गन, हड्डी टूटा है कि नहीं, क्या है। तो आंतरिक अंग को देखने के लिए किस किरण का उपयोग करते हैं? तो एक्स किरण का हम लोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। ये तो याद रहेगा सभी को। ठीक है। एक चीज और याद रखिए, ट्यूमर का जांच करने के लिए कि कोई भी ट्यूमर कैंसरस है या नहीं, उसके लिए आर्सेनिक का उपयोग करते हैं। ये भी ध्यान रखिए। आर्सेनिक जो है इसका उपयोग हम लोग ट्यूमर की पहचान करने के लिए, जैसे हमारे शरीर में कोई ग्रोथ हो रहा है, ट्यूमर निकल रहा है, तो ट्यूमर कैंसरस है कि नॉन कैंसरस, वो किससे पता चलेगा? तो आर्सेनिक से पता चलेगा। तो चलिए, तो आप लोग से हम क्वेश्चन पूछते हैं, बिना कॉपी देखे बताइएगा। ठीक है। पहला, मरकरी से कौन सा बीमारी है? जल्दी बतलाइए, बिना पीछे देखे हुए। मरकरी से बतलाइए, सभी लोग बतलाइएगा, जितने लोग हैं। एम से मरकरी, एम से मिनीमाटा रोग। तो मरकरी के कारण क्या होता है? मिनीमाटा रोग होता है। आप औसन जी खाली आधा आधा लिखते हैं, मेटा मेटा, तभी भी देखें। मिनीमाटा रोग जो है वो मरकरी से होता है। तो एम से मरकरी, एम से मिनीमाटा। ठीक है। कैडमियम से, कैडमियम से कौन सा होगा?
कैडमियम से बताइए जल्दी लिखिए, याद होगा। आईसी याद रखिएगा, आई से इटाई, सी से कैडमियम, नहीं आईसी उड़ जाता है। तो इटाई इटाई रोग किसके संदूषण से होता है? कैडमियम से। ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम ईमेल होता है कोमल जी, ईमेल नहीं, इटाई इटाई। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होगा? ब्लू बेबी सिंड्रोम जल्दी बतलाइए, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होगा? हाँ भाई, ब्लू बेबी सिंड्रोम इतना लगातार बताएं, नाइट्रेट के कारण। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है? नाइट्रेट के कारण। ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण? नाइट्रेट के कारण। नौकनी, घुटना जो सट जा रहा है, नौकनी किसके कारण? नौकनी किसके कारण? बतलाइए। नौकनी अभी जस्ट बतलाए, फ्लोरीन के कारण। नौकनी किसके कारण होता है? फ्लोरीन के कारण। अब बतलाए थे फ्लोराइड अगर कम मात्रा में है तो दांत टूटेगा, ज्यादा मात्रा में है तो दांत में चिट्टी आ जाएगा, है ना। कोई व्यक्ति शीशा के फैक्ट्री में काम कर रहा है तो कौन सा बीमारी होगा उसको? शीशा के फैक्ट्री में काम कर रहा है तो कौन सा बीमारी होगा? बतलाइए। तब तक आप लोग के लिए हम क्वेश्चन लिखते हैं। शीशा के फैक्ट्री में है तो कौन सा बीमारी होगा? इसको मिला के बताइए तो क्या होगा? किसका कौन होगा, जल्दी बताइए। इसका बताइए क्या होगा जल्दी। जैसे ए का 4 हो, 5 हो, जो हो उस प्रकार से बताइए क्या होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन देगा। तो अभी जस्ट बतलाएं कि आर्सेनिक जो है वो ट्यूमर को पहचानने के लिए करेगा। कोबाल्ट 60 तो कैंसर में उपयोग होता है। आयोडीन जो है वो थायराइड ग्लैंड से संबंधित होगा। सोडियम 24 जो है वो किससे होगा? ब्लड सर्कुलेशन से होगा। अच्छा, एक चीज और पूछता है क्वेश्चन, एक्सरे से याद रखिएगा। पूछता है कि अगर आपको एक्सरे जांच होना है ना तो कभी कभी आपको एक धातु खिला दिया जाता है, ठीक है। तो कौन सा मेटल खिलाया जाता है? तो याद रखिए, एक्सरे जांच से पहले ना कभी कभी अगर बहुत सीवियर जांच है तो एक्सरे जांच से पहले आपको बेरियम खिलाया जाएगा। बेरियम युक्त कोई दवा खिला दिया जाएगा, क्योंकि बेरियम जो है वह एक्सरे को एब्जॉर्व करता है, अवशोषित करता है। तो अब एक्सरे को एब्जॉर्व करेगा तो अंदर का अच्छे से आपको क्लियर इमेज पता चलेगा। तो ये पूछ देगा कि एक्सरे जांच से पहले निम्न में से कौन सा धातु खिलाया जा सकता है, तो वह कौन होता है? बेरियम होता है। ठीक है, बेरियम से आपको क्या होता है? पता चलता है कि अंदर का पूरा कि क्या है कैसे। ठीक है, चलिए।
तो इतना तक को याद करके रखिए।